चलो भाई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, 5वां दिन। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। एक्चुअल में ये चैप्टर काफी इजी है, सबसे आसान है, और इस आसान से टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे आसान टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा ये रहा और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी रहा। पहले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम की हाउ इन इकोसिस्टम द एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर लेवल, या फिर वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो फॉर दैट पर्पस ओनली ना 10% जूल्स लॉ इज देयर। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 10% जूल्स लॉ आया था। और ये 10% जूल्स लॉ क्या एक्सप्लेन किया था? ये जूल्स लॉ बताया था कि एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बट only the 10% of their energy is going to be transferred from one to next. Rest 90% energy is consumed by that particular organism. 90% एनर्जी जो होती है वो उसी ट्रॉपिक लेवल के बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद के लिए डेवलपमेंट में कंज्यूम कर लेते हैं, और बचे हुए जो रहते हैं 10% वो केवल ट्रांसफर होते हैं। By this way the amount of energy or the energy is going to be transfer or flow in an ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर वो फ्लो करेंगे। Why it is unidirectional? भाई एनर्जी है, एनर्जी कभी भी रिटर्न नहीं आता है वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय होते चला जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, सेकंड नंबर। व्हाट आर डिकम्पोजर? ये डिकम्पोजर क्या होता है भाई? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। What will be the consequences of their absence in an ecosystem? क्या होगा अगर ये नहीं होगा? तो पहले जानते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि क्या नहीं होगा। क्या मतलब ये नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर जानते हैं। डिकम्पोजर बोलने का मतलब कि यह एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऐसे ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका काम होता है नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट को बनाना। कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उसको सड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। ये डिकम्पोजर्स है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिकम्पोजर में आता है। उसका काम होता है क्या? यही डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को सड़ा दो, स्पॉइल कर दो, पूरे मिट्टी में मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद उसको इन्वायरमेंट को क्लीन। चारों तरफ मान लो एनिमल कहीं इधर मरे हुए, कहीं इधर मरे हुए, कहीं इधर मरे हुए, लेकिन अगर डिकम्पोजर ना हो ना, तो डिकम्पोजर अगर नहीं होगा तो वो चारों तरफ क्लीननेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहां तहां पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं, ये सब डिस्पोज होता है मिट्टी के अंदर, तो वो इसी कारण होता है, यानी कि डिकम्पोजर के कारण होता है। ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आपको सब कुछ क्लियर है कि अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन ना हो। डिकम्पोजर डिकम्पोज ही नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट क्लीन कहां से रहेगा? मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, these are the consequences if the decomposers are not present, then this type of things is going to be happen. Next आता है give two differences between what the food chain and food web. अब दो डिफरेंस बताना है तुमको फूड चेन में और फूड वेब में। देखो ये T1 के बाद ये T2, ये रहा T3, ये फूड चेन है। ये क्या है? फूड चेन। लेकिन सोचो कि ये फूड चेन नंबर 1 है, इसके बाद हम लेते हैं फूड चेन 2, इसके बाद लेते हैं फूड चेन 3। अब इसमें ले लो T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, ऐसे बढ़ाते चलता है ऐसे। एक नया फूड चेन हम लेंगे T1, T2, T3, T4। ये फूड चेन्स हैं। हमने यहाँ पे 3-3 फूड चेन बना के रखा। जब ये अपने आप में अकेला है ना, ये फूड चेन है, यानी कि इट इज अ शॉर्ट चेन इन विच द डिफरेंट एनिमल बिलोंग्स टू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, दैट इज फूड चेन। बट इफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड चेन विल कंबाइन टुगेदर, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द फूड वेब। ये फूड वेब कहलाएगा। फूड वेब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फूड चेन,
बट फूड चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एनिमल्स बिलोंग्स टू ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। बात समझ आ रही है? ये डिफरेंस इसमें क्या होता है कि जो फूड चेन होता है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू फूड वेब। ये हमारे स्ट्रीट के अंदर मिल जाएंगे और ये वाले फॉरेस्ट वाले रीजन में जनरली देखने को मिल जाते हैं। ये ज्यादा स्टेबल है फूड वेब, ये कम स्टेबल है। इनके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी ज्यादा दिख जाएगा, इनके अंदर कम दिखता है। ठीक है, फूड वेब जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द एनवायरनमेंट। अरे भाई ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आ गया। देख लो भाई, केमिकल का इस्तेमाल हम लोग या फिर बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा खेतों के अंदर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का। अब आप इस्तेमाल करोगे खेतों के अंदर इन केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, एंड यू आर कंटिन्यूअसली थ्रोइंग दैट इनटू द वाटर। ठीक है, देन स्लोली दे विल कलेक्टेड इनटू द प्लांट, दैट रेस्पेक्टिव प्लांट वाली। धीरे धीरे उस पौधे के अंदर ये टॉक्सिक मटेरियल जमा होते जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो ग्रेन्स को हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर तो टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी ना। हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग केमिकल इस्तेमाल करके, दवाई इस्तेमाल करके खेती तो खूब बढ़ा लेते हैं, खेती खूब बढ़ा ली है। लेकिन क्वेश्चन है खाली खेती बढ़ाने से काम थोड़ी चल जाएगा भाई कि प्रोडक्शन बढ़ा ली है, क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? वो क्वालिटी नहीं आ रही, यानी कि ग्रेन्स की क्वालिटी बहुत गंदी पड़ी हुई है। अब क्वालिटी ग्रेन का ही गंदा पड़ा हुआ होगा तो वो खाने लायक है ही नहीं। तो दीज आर व्हाट द बैड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान, दूसरा कि ये तो हमारे फूड के लिए हो गया, दूसरा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की बात है। मिट्टी इनफर्टाइल हो सकती है, मिट्टी पॉल्यूट हो सकती है, पानी पॉल्यूट हो जाएगा, पानी के अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल धीरे धीरे जमा होता जाएगा, तालाब वगैरह में गंदगी फैल जाएगी, टॉक्सिसिटी जहर बन जाएगा पानी पूरा। उनके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स उनके धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, मर जाएंगे वो। ठीक है, तो दीज आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना, डाउट होगा ना, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ठीक है, डेफिनेटली यू कैन आस्क। आज का दिन 5वां दिन था, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट आज 5 डेज हमें कंप्लीट करना था किसी भी सूरत में, तो हमने सोचा कि प्लान को ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फूड चेन, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। अब चौथे नंबर ट्रॉपिक लेवल पे जो है ना 5 किलो जूल है। काउंट करो, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4, और ये रहा ट्रॉपिक लेवल 5। अब ये कह रहा है कि 4th नंबर ट्रॉपिक लेवल के पास 5 किलो जूल एनर्जी है। कितना एनर्जी है भाई? 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट एट द T4 स्टेज। T4 स्टेज में व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। इस प्रोड्यूसर लेवल पे, ग्रास तुम्हारा प्रोड्यूसर लेवल है, यहां पे क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा? अभी तुरंत आपने हम सभी ने पढ़ा था, एक लॉ है, आगे क्वेश्चन भी शायद इसमें है 10% जूल्स लॉ, से बता देते हैं आपको। एक ऐसा लॉ होता है 10% जूल्स लॉ, जिनको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था उनका? लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 10% जूल्स लॉ के दिया था। इस जूल्स लॉ में वो बताना क्या चाहते थे? इस जूल्स लॉ के अंदर वो बताना चाहते थे कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग, ठीक है, यू आर यूजिंग दैट एनर्जी अबाउट 90% ओनली। ठीक है, योर 10% एनर्जी इज गोइंग टू बी ओनली ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन। Suppose that the grass is here and grasshopper eating that grass. If grass is having 1 joules of energy, then only 10% of that 1 joule is going to be transferred there. 0.1 joule of energy is going to be transferred to the grasshopper. कहानी ये है कि यहाँ पे 5 किलो जूल है, तो बताओ कि ग्रास में क्या रहा होगा? तो बताओ 10% ही ट्रांसफर होना है, तो 5 कितना का 10% रहा होगा? अरे कितना का 10% 5 होता है? 50। अरे 50 ही होगा ना, यानी कि पक्का फ्रॉग के पास 50 किलो जूल रहा होगा, तभी इसका 10% यहां ट्रांसफर हुआ होगा। अब 50 कितना का 10% रहा होगा? 50 कितना का 10% रहा होगा? 500 का ना, तो 500 किलो जूल हो गया ये। अब 500 कितना का 10% रहा होगा? 5000 का। लो आंसर है 5000 किलो जूल, 5000 होगा ना। अरे भाई कैलकुलेशन कर लेना, मैथ के टीचर नहीं है हम लोग, बायोलॉजी वाले हैं, कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था आपसे यही कि बताओ कितना होगा आंसर। देखो तो 5000 किलो जूल दिख रहा है आंसर, ठीक लगा दो फटाफट, बड़ा आसान सा है, लिंडमैन साहब बता के गए थे इसको।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, accumulation of non biodegradable pesticides in the food chain is increase the amount of each higher trophic level to known as। हाँ देखो बड़ा भाई आसान सा, अभी तुरंत इसके बारे में डिस्कशन किए थे हम। हमने बोला कि ये एक फूड चेन बनाते हैं, देखो यहां लिखते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन बना रहे हैं ना, एक्वेटिक सिस्टम का, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट आता है क्या, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन के बाद आता है क्या, स्मॉल फिश, एंड द लास्टली लार्ज फिश। ठीक है, अब सोच के देखो कि अगर धीरे धीरे करके तालाब के अंदर पानी बह के जा रही है और उस तालाब में क्या, उस तालाब के अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल धीरे धीरे करके जमा होते जा रहा है और उनके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म उस वाटर को इनटेक कर रहे हैं, तो वाटर के साथ साथ वो टॉक्सिक मटेरियल भी तो उनकी बॉडी में जमा होते जाएगा ना। देखो जैसे हम मान के चलते हैं कि एक प्लैंक्टन के अंदर लगभग 1 ग्राम ऑफ टॉक्सिक मटेरियल मान के चलते हैं क्लोरीन डिपॉजिट हो गया। अब ऐसे ऐसे लगभग 10 फाइटोप्लैंक्टन को ये जूप्लैंक्टन खाएगा तो इसका पेट भरेगा। अब एक फाइटोप्लैंक्टन में अगर 1 ग्राम क्लोरीन होगा तो 10 फाइटोप्लैंक्टन ये खा गया तो कितना ग्राम इसके अंदर आ गया, 10 ग्राम आ गया ना। अब ऐसे ऐसे लगभग 10 जूप्लैंक्टन के स्मॉल फिश खाएगा तो इसका पेट भरेगा। एक में 10 है तो ये 10 को खा रहा था, 10 मल्टीपल 10 इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब ऐसे ऐसे लगभग 10 को ये खाएगा लार्ज फिश तो इसका पेट भर रहा भाई। अब एक में 10 में, एक में 100 ग्राम है, अब 10 खाएगा ये तो कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई 10 कर लो, 1000 ग्राम। यानी कि शुरुआत कहां से हुआ था, शुरुआत हुआ था 1 ग्राम से और अंत हुआ कहां पे, 1000 ग्राम पे। धीरे धीरे जैसे ट्रॉपिक लेवल यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमें देखने को मिल रहा है कि टॉक्सिक मटेरियल कुछ ज्यादा ही इसके अंदर जमा होते जा रहा है। क्या जमा हो रहा है, टॉक्सिक मटेरियल। द ह्यूज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इनटू द हायर ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल। अब यही क्वेश्चन है, तो इसको कहते क्या है, ये वाला पूरा सिस्टम है क्या, इसी का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बायोमैग्निफिकेशन, यही है इसका आंसर। कौन सा होगा, सी नंबर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक्यूमुलेशन देखते हैं किसका, टॉक्सिक मटेरियल का। ध्यान रखियो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन 10% जूल्स लॉ। अभी तुरंत आपको हमने इसे जस्ट पहले बताया था, क्या बताया था इसके अंदर, जूल्स लॉ के अंदर हमने बताया था कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में वो अपना 90% यूज कर लेता है, बचा हुआ रेस्ट 10% जो होता है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर कर देता है। इसको देने वाले कौन थे, लिंडमैन, लिंडमैन ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट व्हाई शॉर्ट फूड चेन कंसिडर्ड एज मोर, शॉर्ट फूड चेन कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लॉन्ग फूड चेन। चलो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फूड चेन हम लोग बना लेते हैं, पहला नंबर पे मार्क, ये देखो भाई पेन गिर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो आजा। हम लोग बनाते हैं 2 फूड चेन बनाते हैं, एक फूड चेन जो कि शॉर्ट होगा, एक फूड चेन ऐसा बनाते हैं जो कि लॉन्ग होगा। चलो पहले शॉर्ट वाला ही बना लेते हैं। अब इस शॉर्ट वाले फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल थोड़ा कम कर लेते हैं, छोटा है ना भाई, तो छोटा है लेकिन अपना है। ये देखो फूड चेन नंबर 1 हमने मान लिया इसको, 3 ही ट्रॉपिक लेवल इसके अंदर दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग फूड चेन नंबर 2 बनाएंगे जिनके अंदर ट्रॉपिक लेवल को बढ़ा दो, ये ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3, ये ट्रॉपिक 4 ले लो, ये ट्रॉपिक 5 ले लो। लो 5-5 हमने जोड़ दिया इसके अंदर। अब इसको हमें जोड़ना है, कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। मान के चलो, मान के चलते हैं, देखिए आइए इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि ये ट्रॉपिक लेवल 1 जो है इसके अंदर, इस ट्रॉपिक लेवल 1 में हमने क्या देखा कि देख के चलते हैं भैया, शॉर्ट फूड चेन जो है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। क्यों ऐसा होता है सुनेंगे। देखिए मान के चलते हैं कि इनके पास 1 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है,
तो ट्रॉपिक लेवल 2 के पास कितना जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगा? इसका 10% केवल ट्रांसफर होगा 0.1 जूल्स ऑफ एनर्जी, इनका 10% यहां ट्रांसफर होगा 0.01 जूल एनर्जी। ठीक है, यानी कि इनके जो इस फूड चेन के अंदर जो टॉप लेवल है, इस टॉप लेवल में 0.01 जूल्स ऑफ एनर्जी दिख रहा है हमें। दूसरे वाले केस में देखेंगे, मान के चलिए सेम एनर्जी 1 जूल्स ऑफ एनर्जी हमने यहां भी लिया, यहां पे पहुंचे तो 0.1 जूल्स ऑफ एनर्जी दिख रहा है, यहां 10% पहुंचे तो 0.01 जूल्स ऑफ एनर्जी दिख रहा है, यहां से यहां पहुंचे तो 0.001 जूल्स ऑफ एनर्जी, यहां लास्ट टॉपिक लेवल पर 0.0001 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब इसके हायर ट्रॉपिक लेवल में देखो कितना एनर्जी है, ना के बराबर, जबकि इस वाले केस में देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी कितना है, ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली। लॉजिक सिंपल सा है, अगर फूड चेन काफी छोटा होगा, if the food chain will be shorter, if the food chain will be shorter, then what you will observe, if the food chain will be shorter, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हायर ट्रॉपिक लेवल में होगा वो कम हो, सॉरी ज्यादा होगा। अगर ट्रॉपिक लेवल ज्यादा यानी फूड चेन लंबा होगा तो हायर ट्रॉपिक लेवल है फूड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो काफी लेस होगा। दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइव देयर। Due to that reason, we can say that the short food chain is more stable as compared to long food chain. चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। इसका आंसर एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका एक और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द एनिमल बिलोंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल इज नॉट कंज्यूमेबल। जो हायर ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करने वाले एनिमल होते हैं वो कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, क्यों, व्हाई? तो उसके अंदर क्या आंसर होगा, जैसे जैसे लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा, उनके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? टॉक्सिसिटी बढ़ते जाएगा, और टॉक्सिसिटी बढ़ेगा तो वो कंज्यूमेबल नहीं। जहर खाओगे क्या? जहर कोई नहीं खाना चाहता है, सब कोई जिंदा रहना चाहता है, हम भी रहना चाहते हैं भाई। आओ आगे देखते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं पहले से। नेक्स्ट है क्या, ओजोन डिप्लेशन देखेंगे भाई, एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, जब ओजोन होल की बात आती है तो सबको लगता है ना कि ओजोन में छेद हो गया भैया, आर पर दिख जाएगा। ये वाला ओजोन होल बोलने का मतलब दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करता है। आइए पहले इसको कॉन्सेप्ट को खत्म करें हम दिमाग सबका। देखिए मान के चलिए ओजोन का लेयर है, यहाँ पे इस ओजोन का लेयर है लगभग 1 किलोमीटर का। कितना है? 1 किलोमीटर का। यहाँ भी 1 किलोमीटर, ये एकदम यूनिफॉर्म है। हुआ अचानक से क्या, बदलाव आते गया, यानी कि हम लोग कुछ ज्यादा आजकल ठंडा वंडा एसी वेसी यूज करना स्टार्ट कर दिए भाई, एसी इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए काफी खतरनाक है। अब ये कार्बन वगैरह बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये ओजोन का जो लेयर है डिप्लेट, यानी कि पतला होना स्टार्ट हुआ। ऐसे पतला, ये ऐसे करने का मतलब ये पतला हो रहा है। अभी देखिए इसको कुछ इरेज करके दिखाते हैं आपको, ये रहा ऐसे। लाल वाले लाइन को इग्नोर करना है, पीला वाला देखिए नीचे से ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले 1 किलोमीटर का था, यहाँ पे 1 किलोमीटर का था, लेकिन डिप्लेट होते होते यहाँ जो है ना वो 1/2 किलोमीटर का हो गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इस ओजोन की थिकनेस कम हो गई ना। अब ये ओजोन की थिकनेस जहां पे कम हो गई, इसी को बोलते हैं क्या, होल कहते हैं। ओजोन होल यही है, डिप्लेटिंग द लेयर ऑफ ओजोन। ठीक है, डिप्लेटिंग द लेयर ऑफ ओजोन ड्यू टू द यूज ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस। ठीक है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज ओजोन होल। इसी को ओजोन होल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सभी लोग। अब ये होता कैसे आपको बता दिए, क्लोरीन है, फ्लोरीन्स है, ये सारे हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। These are the mainly which can deplete the ozones and convert them into a free atmospheric oxygen। ये फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म में ओजोन को कन्वर्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, जिसके कारण ओजोन पतला हो जाता है और सन से आने वाली जो हार्मफुल लाइट्स होती है काफी आराम से क्रॉस कर जाती है उसको। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी अगर कम हो जाएगी यानी आराम से लाइट क्रॉस करेगा, हायर वेवलेंथ का लाइट। ठीक है, और अर्थ तक पहुंच पाती है। ये ओजोन क्या कर लेता है, फंसा लेता है इसको। अगर इसकी डेंसिटी बड़ी रहेगी ना, बहुत ज्यादा रहेगी, ये फंसा लेता है लाइट की स्पीड, लाइट वहीं पे, जिसके चलते वहां से हार्मफुल रेज नीचे तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा ना ओजोन हमारे पास, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, जैसे स्किन कैंसर वगैरह चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जेनेटिक्स में या डीएनए में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं। हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन।
The last one is what? The biological magnification which already I have discussed. प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो पहले क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस किया उसके अंदर? वही वाला मछली वाली कहानी कि मान लो एक में 1 ग्राम होगा तो दूसरा वाला खाएगा तो उसमें कितना ग्राम, फिर उसमें कितना ग्राम, फिर उसमें कितना ग्राम, एंड लास्ट आते आते तक क्या देखने को मिला कि फाइनल ट्रॉपिक लेवल आते आते उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन भर गया पूरा, यानी जहरीला भरते आ गया, कि जहरीलापन उसके अंदर आ गया। दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट मींस दैट कैसे एक्सप्लेन करोगे? द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल एट हायर ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल का ज्यादा जमा होना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दैट्स इट। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपको रह गया होगा, या फिर इन 10 क्वेश्चन के अलावे 5 चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया आज, फाइनली आज लास्ट डे है मेरा। अगर इनके अलावे हमने 5 चैप्टर डिस्कस किया मतलब 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 5 दिन के अंदर, और ज्यादा समय नहीं, सब मिला देंगे तो 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे के अंदर हमने सारा 50 क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज किया, जोड़ा, तो रिवीजन किया जा सकता है। अगर कहीं से भी 50 में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस 50 के अलावे भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। राइट डाउन क्वेश्चन देयर वाली, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख देंगे और उसी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। वहीं पे ये हम खुद से कर दिया करेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर इन 5 से प्रॉब्लम होगा तो वहां पे जरूर पूछेंगे, जितना भी प्रॉब्लम होगा हम सब बताने को तैयार है, लेकिन पूछिए जरूर क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एग्जाम आपका बेहतरीन जाना चाहिए। कल से हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब बायोलॉजी के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे फिजिक्स की तरफ, और फिजिक्स का लेक्चर शूट किया जाएगा हमारे संजीव शर्मा सर के द्वारा। आप सभी लोग वीडियो में जुड़े रहेंगे और फिजिक्स के जो भी 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि 40 क्वेश्चंस 4 दिन में डिस्कस किए जाएंगे, उन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।